हाउस के कॉम्बिनेशन हमने पढ़े। अ, उसी तरीके से जैसे सेवेंथ हाउस के बारे में अगर हमको देखना हो, सातवां घर अगर किसी भी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है, शुभ है, तो उस इंसान की डेली इनकम बड़ी अच्छी रहती है। अब सातवां घर शुभ कैसे हो सकता, शुभ या अशुभ कैसे हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे एक रूल होता है सातवें घर का शुभता और अशुभता के लिए। अगर सेकंड हाउस और सिक्स हाउस में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हों तो सातवां घर खराब हो जाता है ना। और बुध पांच में हो और खराब कंडीशन में हो तब भी सातवां घर खराब हो जाता है। बारहवें घर से सातवें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स को टक्कर पड़ रही हो तब भी सातवां घर खराब हो जाता है। सातवें घर में अगर बुध और शुक्र के दुश्मन ग्रह आ जाएं तब भी सातवां घर खराब हो जाए। तो सातवां घर किसी भी तरीके से अगर खराब हो रहा है तो उस इंसान की डेली इनकम अच्छी नहीं होगी, उसमें पंगा पड़ा रहेगा डेली इनकम में। और आपके घर में मतलब बीमारियों का दौर तो नहीं है तो ये छठवें घर से देखा जाता है। या आपके घर में जो मेल लोग हैं, मतलब मर्दों की जो सुख है उस घर में, वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। अगर सिक्स हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, सिक्स हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो घर में जो है ना वो मर्दों की संख्या ज्यादा होती है और काबिल होते हैं मर्द वहां के। और अगर ये पोजीशन खाना नंबर 6 की स्थिति खराब है तो बहुत सारे आपने घरों में आपने देखा होगा कि फीमेल्स की संख्या ज्यादा होती है, मर्द कम होते हैं, और उनकी भी कमाने की जो मतलब प्रोफेशन वगैरह है, नौकरी वगैरह है, उसमें भी पंगे पड़े रहते हैं। आठवां घर जो होता है वो उम्र का होता है, आयु का होता है। तो अगर आठवां घर खराब है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको उनके साथ में अचानक से क्रोनिक डिजीज आती है, अचानक से एक्सीडेंट होता है और दुनिया बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ये एक मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ हाउस का, जो अब तक हमने पढ़ा। और किसी भी हाउस के बारे में और एक्स्ट्रा क्या हम जान सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। दूसरे घर से एक चीज और पता चलती है कि आपका घर कैसा बनेगा, है ना? घर कैसा होगा आपका, ये सेकंड हाउस से पता चलता है। पांचवें घर की स्थिति जो है ना वो आपकी संतान के बारे में बताती है, आपके बच्चे की पैदाइश के लिए होती है वो। क्या स्थिति रहेगी अगर यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, तो बच्चे पैदा होने में कई तरह की समस्या आ सकती हैं। राहु या शनि जैसे प्लैनेट बैठे होंगे, सूर्य के शत्रु प्लैनेट बैठे होंगे, या फिफ्थ हाउस पर अचानक चोट लग रही होगी या टक्कर लग रही होगी, तो पांचवें घर की स्थिति खराब हो जाएगी। तो पांचवें घर की स्थिति जो होती है ना वो लड़के की पैदाइश की स्थिति को जानने के लिए होती है, क्या कंडीशन होगी उस टाइम। ग्यारहवां घर अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है तो ग्यारहवां घर जो होता है ना वो धर्मी होता है, क्योंकि शनि और बृहस्पति का ये घर है। और शनि और बृहस्पति की एनर्जी जब भी मिलती है ना तो कुंडली धर्मी बन जाती है। तो अगर ग्यारहवां घर अच्छी पोजीशन में है, अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, शुभ है, तो ये धर्मी कुंडली बन जाती है, धर्मी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है। लगन से आप देखोगे अपने अपने शरीर को, अपने जिस्म को, कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर को कितना सुख मिलेगा। अपने बारे में जो भी जानना होता है वो लगन से ही पता चलता है। और अपने पूर्वजों के बारे में जानना होता है, बुजुर्गों के बारे में जानना होता है, वो नाइन्थ हाउस से पता चलता है। अगर नाइन्थ हाउस में मंगल खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब मंगल बद होके बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, तो अधिकतर जो है पिता के भाइयों की या पिता की, मतलब चाचा वगैरह की और फादर की आपस में लड़ाइयां होती रहती प्रॉपर्टी को लेके। अगर नाइन्थ हाउस में मंगल बद बैठा हुआ है, मंगल बद कैसे होगा नाइन्थ हाउस में, मंगल के साथ में केतु बैठ जाए, या कहीं पे आ, सूर्य शनि की युति हो जाए तब मंगल नाइन्थ हाउस में बैठा हो, मतलब मंगल बद होके यहाँ पर बैठा हो, तो प्रॉपर्टी वगैरह का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके फादर और
उसके फादर के भाइयों में आपस में लड़ाई होती रहती है। तो कुंडली में जब भी इस तरीके की पोजीशन हो, 9th हाउस में आप कई शत्रु प्लेनेट की अगर आप युति देखो, और या यहाँ पर मंगल के साथ में किसी उसके शत्रु ग्रह की पोजीशन आप देखो, तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं ये चीज, क्या आप आपके फादर और आपके फादर के भाइयों में कैसे संबंध है। चौथे घर से अगर चौथा घर बहुत अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, बृहस्पति जैसा प्लेनेट वहां पर बैठा हुआ है, तो आपको अपनी जरूरत से ज्यादा वो धन दे सकता है। जैसे कहते नहीं है कि एक इंसान की एक रिक्वायरमेंट होती है अपना अपना जीवन यापन करने की, लेकिन उस जीवन यापन करने से कितना एक्स्ट्रा धन आपको मिलेगा, कितना ज्यादा धन आपके पास में होगा, वो 4th हाउस की कंडीशन बताती है। भले ही 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ हो, 4th हाउस का मंगल जो होता है ना वो मंगल बद होता है, लेकिन 4th हाउस में मंगल बैठा हो और अगर कहीं चंद्रमा 1 2 3 4 8 में बैठा हो, तो मंगल बद कैंसिल हो जाता है। ऐसा मंगल बहुत प्रॉपर्टी देता है 4th हाउस में बैठ के। सूर्य या बृहस्पति 1 2 3 8 9 में बैठे हो, तब भी मंगल बद हो जाता है, सॉरी मंगल बद कैंसिल हो जाता है। तब भी यहाँ का मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में होता है और बहुत रुपए पैसे प्रॉपर्टी देता है। लेकिन इसके अलावा अगर ये सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ का मंगल खराब कर देगा। काम के बारे में देखना हो, अपने कर्मों के बारे में पता लगाना हो, तो खाना नंबर 10 से देखते हैं। 12वां घर जो होता है ना वो खर्चों का होता है, और किसी भी चीज का ख्वाब देखना, चाहे वो स्वप्न देखना हो या आगे के अपने भविष्य का ख्वाब देखना हो, वो भी 12वां घर ही देता है। और तीसरे घर में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा हो और उससे संबंधित अगर आपको बीमारी लग जाए, तो ये समझो कि आपका जाने का समय हो गया है। कुछ ना कुछ क्रोनिक चीज आपको मिलने वाली है, काफी खराब कर सकता है। एक घरों का कॉम्बिनेशन और होता है, घरों के कॉम्बिनेशन में मैंने आपको नहीं बताया था। खाना नंबर 9, खाना नंबर 7, खाना नंबर 1 और 11, 1 7 1 7 9 और 11, इनमें जो भी ग्रह बैठते हैं, कोई भी कोई भी ग्रह बैठ सकते हैं इसमें। इसमें से अगर किसी एक ग्रह का समय अगर अच्छा आया है, मान लीजिए इसमें से कोई भी प्लेनेट कहीं भी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए 9th में जुपिटर बैठा हुआ है। मैंने बात की खाना नंबर 1 की, 7 की, 9 की और 11 की। जुपिटर का समय आ गया और जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो अच्छा ही समय आएगा। तो इन खानों में जितने भी ग्रह बैठे होंगे ना, सबका अच्छा समय है, सब अच्छे से काम करेंगे। खाना नंबर 1 7 9 11, और इनमें से एक भी खराब बैठे हुए प्लेनेट का समय आ गया, इन चारों घरों में कोई भी प्लेनेट अगर खराब पोजीशन में बैठा हुआ है और उसका समय आ गया, तो सारे ग्रहों इन घरों में जो भी प्लेनेट बैठे होंगे ना, सबके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। लाल किताब में इस प्लेनेट को लिखा है ना, खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदले। 1 7 9 11, इसमें अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं किसी में भी और उसका समय आ गया, तो सबका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। इसमें से अगर किसी घर में अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, उसका समय आ गया, तो सारे प्लेनेट, इन घरों में जो भी प्लेनेट बैठे हुए हैं, सबका समय खराब हो जाएगा, सबकी स्थिति खराब हो जाएगी। बुध शुक्र शनि कुंडली में किसी भी कंडीशन में बैठे होते हैं, माना कि ये मैलेफिक प्लेनेट है, लेकिन ये जो है ना, एक मेहनत के बाद में आपको तरक्की बहुत देते हैं, बुरी स्थिति से ले जाके आपको निकालते हैं, और फिर वो जो बुरी स्थिति से जब आपको निकालेंगे ना, तो इंसान धीरे धीरे बहुत तरक्की पे जाता है। सेकंड हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस का मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया था कि सेकंड हाउस, 6th हाउस और 12 हाउस में 2 6 12 में अगर प्लैनेट बैठे हैं, किसी आदमी के तीनों घरों में अगर प्लैनेट बैठे हैं, तो उस इंसान की प्लान बनाने की, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है।
चाल चलन का भी वो बहुत अच्छा होता है, उसकी शारीरिक ताकत भी अच्छी होती है, किसी भी चीज को गहराई से प्लान बनाना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, उससे पैसे कमाना उसको बहुत अच्छे से आता है। 2 6 12 में जिसके तीनों में प्लैनेट बैठे हुए। दूसरे घर में 8वें घर में अगर ग्रह बैठे हो और 11 और 8 के प्लैनेट आपस में शत्रु ना हो, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनकी भी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लोग ईश्वर को मानने वाले होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, गहराई से किसी भी चीज को खोज के निकालना इनकी बहुत अच्छी ताकत होती है। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। सेकंड हाउस 8th हाउस में ग्रह बैठे हों और 11th हाउस में 8वें घर में जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसका मित्र ग्रह बैठा हो, तब। अगर शत्रु होगा 8वें घर का तो फिर ये रिजल्ट नहीं होंगे, तब तो मामला खराब हो जाएगा। कुंडली को भी कुछ पीरियड में बांटा गया है। जैसे जो खाना नंबर 1 से 3 में बैठे हुए जो प्लेनेट हैं, वो उम्र की पहली अवस्था कहा जाता है, मतलब 25 साल तक। जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है, थर्ड हाउस में मंगल बैठा है। तो ये 25 साल तक आपको जिस पोजीशन में बैठे होंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे अच्छे रिजल्ट देंगे, खराब पोजीशन में बैठे होंगे खराब रिजल्ट देंगे। और फिर कुंडली को बांटा गया है खाना नंबर 4 से लेके 6 तक। ये उम्र की दूसरी अवस्था है, मतलब 25 साल से लेके 50 साल। और उसके बाद में 6 के बाद में खाना नंबर 7 से 9 में, 7 8 9, ये तीसरी अवस्था 75 साल तक। और 10 से 12 ये चौथी अवस्था 100 साल तक। इस तरीके से कुछ अवस्था लाल किताब ने बांटी है उम्र की। अब इन 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 घरों में जिस हिसाब से प्लैनेट बैठे होंगे उसी हिसाब से इनकी ये उम्र गुजरेगी। और कुंडली में जैसे मान लीजिए कुछ खाली घर होते हैं, है ना, जैसे आप बात हुई थी कि खाली घरों की प्रोडिक्शन कैसे करें। तो खाना नंबर 6 12 और 9 को छोड़कर, 6 9 12 को छोड़कर कोई भी घर अगर खाली है तो उस घर का जो राशि मालिक है उसको ही उस घर का स्वामी मानेंगे, उसी को ही हम मानेंगे कि ये जैसे इस कुंडली में यहाँ पर बैठा। जैसे सेकंड हाउस खाली है तो हम वीनस को मानेंगे वहां। थर्ड हाउस खाली है तो हम वहां पर बुध को मानेंगे। फोर्थ हाउस खाली है तो हम वहां पर चंद्रमा को मानेंगे। बस खाना नंबर 6 9 और 12 में ये रूल नहीं लगेगा। बृहस्पति 9 में बैठा हो और 12वां घर अगर खाली हो तो वहां पर उस खाली घर का मालिक राहु माना जाएगा। बृहस्पति 9th हाउस में बैठा हो और 12वां घर अगर खाली हो तो वहां पर राहु की पोजीशन को माना जाएगा। इसी तरह बुध 3 में बैठा हो और 6वां घर खाली हो तो वहां पर केतु की पोजीशन को माना जाएगा कि केतु जो 6th हाउस में रिजल्ट देता है उसी हिसाब से 6वें के रिजल्ट होंगे। और बृहस्पति अगर 9 और 12 में दोनों में ना हो, मतलब 9th हाउस में भी ना बैठा हो और 12th हाउस में भी ना बैठा हो, तो 12वें घर में बृहस्पति और राहु दोनों को कॉम्बिनेशन माना जाएगा। बृहस्पति राहु दोनों मिलकर बुध बन जाते हैं। तो कुंडली में 12वें घर में बुध को बैठा हुआ माना जाएगा। अगर बृहस्पति 9 और 12 में नहीं है और 12वां घर खाली है तो बुध 12 क्या होता है? बुध 12 जो होता है ना वो नीच की अवस्था में होता है। और नीच की अवस्था का मतलब ये हुआ कि ऐसे इंसान को चाहे जितना आप समझाओ ना वो गलतियां बार बार करेगा। जो गलतियां वो शुरू से करता आया है उन गलतियों से वो उससे नुकसान भी उठाएगा और लोग उसको समझाएंगे, उसको मानेगा भी, लेकिन वो गलतियां फिर रिपीट करेगा और करता चला जाएगा। बुध 12 इस तरीके के रिजल्ट देता है।
बुद्धि उसकी खराब होती है 12th हाउस में बैठ के नीच की अवस्था में। तो बृहस्पति के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर बृहस्पति 9th और 12th हाउस में नहीं है तो फिर वहां पर हम बृहस्पति और राहु दोनों की एनर्जी को मानेंगे, और बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर बुध बन जाते हैं। इसी तरह बुध है, अगर मरकरी 3rd हाउस और 6th हाउस में नहीं बैठा हुआ है तो छठवें में जो छठवें के जो मालिक हैं, जो भी कारक और मालिक हैं, वो बुध और केतु हैं। तो दोनों की एनर्जी को हम यहाँ पर मानेंगे, लेकिन इस कंडीशन में कुंडली में हमको ये देखना पड़ेगा कि बुध मजबूत पोजीशन में कौन बैठा हुआ है। बुध बैठा है मजबूत पोजीशन में कि केतु बैठा हुआ है मजबूत पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में। और जो प्लेनेट अच्छी पोजीशन में बैठा होगा उसी वो छठवें घर में उसकी हम उपस्थिति मानेंगे। जब बुध 3rd हाउस और 6th हाउस में नहीं है, तब बुध 3rd हाउस और 6th हाउस में नहीं हो तो हम ये देखेंगे कि कुंडली में बुध मजबूत पोजीशन में है कि केतु मजबूत पोजीशन में। तो इन दोनों में जो मजबूत पोजीशन में होगा उसी को हम छठवें घर में उसकी उपस्थिति मानेंगे। लगन में कोई प्लेनेट बैठा हो, 3rd हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो और 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, आमने सामने सब एक लाइन से है ना तीनों घर, फर्स्ट, थर्ड और 11th। एक रूल ये कहता है कि थर्ड ने इधर से अचानक चोट मारी फर्स्ट को, और 11th ने इधर अचानक से चोट मारी लगन को। लगन का भी प्लेनेट खराब, 3rd हाउस का भी प्लेनेट खराब और 11th हाउस का भी प्लेनेट खराब। चोट जब पड़ेगी अचानक चोट, लेकिन भले ही कितनी भी चोट पड़े, अगर खाना नंबर 1 में, 3 में और 11वें घर में तीनों में प्लेनेट बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस हो गया पुरुषार्थ, फर्स्ट हाउस वो खुद, 11th हाउस लाभ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया। बशर्ते आपस में शत्रु ग्रह ना बैठे। शत्रु ग्रह अगर बैठे होंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर मेहनत का और लाभ का मामला बिगड़ जाएगा। लगन का पुरुषार्थ का मामला बिगड़ जाएगा, लगन और मेहनत का मामला बिगड़ जाएगा। बस अगर तीनों में मित्र ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। 2 6 12 का मैंने आपको बताया, 2 6 12 में अगर तीनों में प्लेनेट बैठे हुए हैं तो ऐसा इंसान किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से समझता है, सोचता है, प्लान बनाता है और उस पर इम्प्लीमेंट करता है। तो हमको ग्रहों के कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है, ग्रह शुभ है कि अशुभ है ये जरूर देखना है। जैसे 5वें और 6वें में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं, 5th हाउस और 6th हाउस में प्लैनेट बैठे हुए हैं दोनों में, तब भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 5वें और 6वें के आपस में शत्रु माने जाते हैं। 5 6 10 तीनों में बैठे होंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। और लगन में खाना नंबर 1 में, 8 में और 11 में, इसमें दुश्मन ग्रह बैठे होंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। खाना नंबर 1 में, 3 में और 11 में, जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें दुश्मन ग्रह बैठे होंगे तब भी परेशानी आएगी। तो किसी भी चीज को देखने, प्लैनेट घरों को देखने के लिए हमको थोड़ा सा बहुत ही गहराई से उसमें देखना होता है। हमको उस घर में क्या प्लैनेट किस स्थिति में बैठा हुआ है, वहां पर अचानक चोट तो नहीं लग रही है, और आ, कहाँ पर किस घर में कॉम्बिनेशन में आपस में मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, ये भी हमको ध्यान देना है। मेन चीज यही होती है ध्यान देने की। बाकी कौन सा प्लेनेट घर में बुध खाना नंबर 3 में बैठ के क्या क्या रिजल्ट देगा, वो ना याद मुझे आज तक हो पाया ना किसी को याद हो पाएगा। वो लॉजिक से ही सब समझ में आएगा। आपको याद करने की कोशिश करोगे तो वो रट्टू वाला सिस्टम हो जाएगा, वो याद नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, खाना नंबर 3 में बुध बैठा हो तो खाना नंबर 9 में अगर शनि बैठा होगा तो ये रिजल्ट आएंगे, खाना नंबर 10 में चंद्रमा बैठा होगा तो ये रिजल्ट आएंगे।
वो नहीं याद कर पाओगे आप। हमको उसका लॉजिक को समझना है कि कहाँ कहाँ पे ग्रामर हमको लगानी है, प्लैनेट हमको देखना है, हमको कहाँ से कौन सा प्लैनेट खराब हो सकता है, कहाँ पर शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, किस हाउस ऑफ कॉम्बिनेशन में मित्र ग्रह या शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, उससे हमको प्रेडिक्शन बनानी है। हाँ, 6 हाउस सर एक। हाँ, सर अगर जैसे आपने जो बोला, कभी आप पूछेगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा जितना। बोलिए। 6 हाउस जो होता है ना, उल्टा हाथ होता है। थर्ड हाउस सीधा हाथ होता है, 6 हाउस होता है उल्टा हाथ। तो जब भी आप आ, केतु आपका 6 हाउस में अगर बैठा हो, ठीक है, और सेकंड हाउस में केतु का कोई शत्रु ग्रह बैठा हो, जैसे चंद्रमा बैठा हो, और केतु यहां पर बैठा हो, तो सेकंड हाउस से दृष्टि आएगी 6 हाउस पे, तो केतु खराब हो जाएगा। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड में सोना पहन सकते हैं, बृहस्पति की मदद दे सकते हैं इसको। तो जितने भी लेफ्ट हैंड में जो चीजें पहनी जाती है ना, उसके लिए 6 हाउस को देखना जरूरी होता है। 6 हाउस के आधार पे ही अपने लेफ्ट हैंड में कोई भी चीज पहननी है। केतु फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हो, तो सूर्य हमेशा उच्च के रिजल्ट देता है। फर्स्ट हाउस में केतु है, कहीं पे भी सूर्य बैठा है, वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। राहु फर्स्ट हाउस में आएगा तो सूर्य कहीं पे भी होगा, वो ग्रहण लग जाएगा। और सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो उसके साथ में जो भी प्लैनेट बैठेंगे, उनकी उन वो प्लैनेट सूर्य की मदद करेंगे, और लगन में उस समय जो भी प्लैनेट बैठा होगा, सूर्य उन सारे प्लैनेट की मदद करेगा। जैसे सूर्य फिफ्थ हाउस में है, और लगन में मान लीजिए राहु बैठा है या शनि बैठा है, तो यहां पर लगन में राहु हो और सूर्य को ग्रहण जो लगने वाला रूल है ना, वो यहां नहीं लगेगा। राहु लगन में है और सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में है, तो सूर्य राहु की मदद करेगा, तो राहु बहुत अच्छी कंडीशन में हो गया। राहु खराब नहीं रहा ये। सूर्य फिफ्थ हाउस में, शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ का शनि जो है वो नीच का नहीं रहा, सूर्य मदद करेगा उसकी हमेशा। और खासकर पापी ग्रह जो बैठे होंगे ना वहां पर, उनको सूर्य और मदद करेगा। और जो फिफ्थ हाउस में जितने भी प्लैनेट सूर्य के साथ में बैठे होंगे, तो वो प्लैनेट सूर्य की मदद करेंगे। खाना नंबर 2 में बुध को अच्छी कंडीशन मानी जाती है। खाना नंबर 2 में जब भी बुध होता है ना, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर खाना नंबर 2 में जैसे ही आता है, तो ये बृहस्पति यहाँ का कारक है, बृहस्पति खराब हो जाता है, बृहस्पति नष्ट हो जाता है। और अगर बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में ना हो, खराब कंडीशन में हो, तो ऐसा बृहस्पति तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। और जब भी बृहस्पति नष्ट होता है, जब बुध यहां पर आता है सेकंड हाउस में, बृहस्पति जब खराब हो जाता है, तो ऐसा इंसान चाहे कोई भी काम करे, अच्छा काम बुरा काम, इसी अच्छे बुरे के चक्कर में पड़ के इन सब चीजों को बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं देता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहा हूँ। वो प्योर बिजनेसमैन बनता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, जिसका बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति अच्छा होना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अच्छा बृहस्पति का मतलब ये हुआ कि उसको पैसे वगैरह कमाने से उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सिर्फ ज्ञान के पीछे भागने वाला इंसान है। और जिसका बृहस्पति खराब होता है, बशर्ते दूसरे प्लेनेट अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बृहस्पति बृहस्पति खराब हो बुध भी खराब हो, तब तो गड़बड़ी हो जाएगा। अगर बृहस्पति खराब भी है ना, तो अगर कुंडली में बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, राहु अच्छा है, तो बना रहे बृहस्पति खराब, कोई मतलब नहीं है उसको, आजकल के प्रवेश के हिसाब से। लेकिन जब सही जो है नहीं बेटा। तब जो है ना उस तब बृहस्पति को तवज्जो दी जाती थी, तब पैसे को या काम को तवज्जो नहीं दी जाती थी। तब आदमी की आइडियोलॉजी को तवज्जो दी जाती थी कि आदमी कितना ज्ञानवान है। मंगल 6 में बैठा हो तो सूर्य उच्च का हो जाता है कहीं पर भी।
6 में, जैसे फर्स्ट हाउस में केतु हो तब भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल अगर 6 हाउस में बैठा है तब भी सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाता है, लेकिन केतु खराब हो जाता है। भाई मंगल 6 में आएगा, केतु का शत्रु है मंगल, तो केतु खराब हो जाता है। यहां पर सूर्य उच्च का होना और केतु का खराब हो जाना, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऐसा इंसान लीडर तो बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि लीडर बनने का गुण सूर्य से आता है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव सोच और दूसरों को माफ करने की जो आदत होती है ना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि केतु खराब हो गया। लीडर तो बन सकता है, लेकिन एज ए लीडर वो अपना झंडा बुलंद नहीं कर सकता कहीं, लोग उसको जानेंगे नहीं कि ये बहुत अच्छा नेता है या बहुत अच्छा लीडर है। ऐसा कभी समय नहीं आएगा उसके जीवन में। इसी तरह राहु जब भी 11 में आता है तो बृहस्पति हर तरीके से खराब हो जाता है। तो बृहस्पति खराब जरूर हो जाता है, लेकिन राहु जब भी 11 में आता है ना, तो ये इंसान को बहुत ही टेक्निकल सोच देता है। हर चीज को बहुत ही साइंस की भाषा में वो समझना चाहता है, हर चीज का लॉजिक जानना चाहता है। और बृहस्पति खराब होने का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे इंसान को अपने संस्कारों से, अपने धर्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। जिसका बृहस्पति 11 में होता है ना, अगर उसको बहुत ही ज्यादा आप धार्मिकता की बात बताने लगो, या उसकी धर्म के बारे में बहुत ज्ञान देने लगो कि आप हिंदू हो या आपको इस क्रम में चलना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो आपकी बातों को ऊपर ऊपर सुनेगा और फिर करेगा वो अपने हिसाब से। मतलब इस ऐसे इंसान को संस्कारों से और धर्म से कोई वास्ता नहीं होता। इसी तरह केतु अगर 11 में आए तो चंद्रमा नष्ट हो जाता है। चंद्रमा नष्ट होने का मतलब क्या हुआ? कि उस इंसान के अंदर माफ करने का गुण नहीं होता, उस इंसान के अंदर किसी की केयर करने का गुण नहीं होता, नर्चर करने की पावर नहीं होती उस इंसान के अंदर। किसी को वो आ, मतलब कोई बेचारा परेशान है तो उसको जो है ना, उसके दिमाग को वो ठंडा नहीं कर सकता, उसको वो अच्छे से समझा नहीं सकता। केतु, चंद्रमा का नष्ट होने का मतलब ये होता है, केतु अगर 11 में हो। इसी तरह अगर जुपिटर 11 में आ जाए तो राहु नष्ट हो जाता है। अगर जुपिटर 11th हाउस में हो और थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, तो ऐसे इंसान को टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता टेक्निकल चीजों से, साइंस से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। कॉमन सेंस उसका खत्म हो जाता है। सिर्फ वो आ, भाग्य के भरोसे, या भगवान को मानने वाला, या धर्म को अपने पकड़ के रहने वाला, उसी तरीके के सोच का आदमी हो जाता है। इसीलिए लाल किताब में इसका उपाय लिखा हुआ है कि बृहस्पति अगर 11वें हाउस में हो तो लोगों को कफन दान करते रहो। कफन दान करने इसलिए बताया गया है कि कम से कम आपके दुख में कोई ना कोई आपके साथ में खड़ा तो हो पाएगा। जब आप सोशल होंगे, लोगों के बीच में खड़े रहेंगे, लोगों की हेल्प करते रहेंगे, कफन दान करने का मतलब यही हुआ। ये वर्स्ट कंडीशन होती है कि आप सोशल ना हो सको तो कम से कम किसी को कफन दान करने के लिए तो आप निकलोगे बाहर, लोगों के साथ में खड़े रहोगे, तो वही लोग जानेंगे कम से कम आपको कि हाँ ये इंसान आया था, तो आपके दुख में खड़े रहेंगे। नहीं तो बड़े भाई और फादर के जाने के बाद में बृहस्पति 11 के, तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है अगर थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट ना हो। इसी तरह चंद्रमा अगर 12वें घर में बैठा हो तो केतु नष्ट हो जाता है, मतलब निगेटिव विचार हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं, कभी पॉजिटिव विचार आते ही नहीं। बाबरा जी आप कुछ पूछ रही थी, पूछिए पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उस समय इसलिए मैंने मना कर सर। दिया, कुछ चीजें थी मेरे हाँ को। सर, क्वेश्चन है, मैं भी भूल जाती हूँ। ये मैं ये बोल रही थी कि जैसे जो आपने जितने भी, हाँ कुछ कुछ तो नोट कर लेती हूँ, लिख देती हूँ, कुछ कुछ ना उसी टाइम मिस हो जाते हैं फिर। एनीवेज सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आने रही है, एक बार बोलना। हमारी सोच। हाँ आ रही है, आई थिंक कट कट के आ रही है। मैं ये कह रही थी, जो आपने जैसे अभी बताया कि जिस हाउस में ग्रह नहीं है उसमें हम राशि के हिसाब से रख देंगे। तो ये सिर्फ उस टाइम पे रखेंगे जैसे अगर किसी पर्सन के बारे में जानना है,
तो ठीक है, हमें फर्स्ट हाउस देखना है, तो हमने उसका हाउस खाली है तो हमने वो ग्रह रख दिया। बस उसी टाइम के लिए रखेंगे, या फिर जैसे अगर जो हम युतियां बना रहे हैं 1 8 11, या जो भी हम कॉम्बिनेशन हाउसेस के कॉम्बिनेशन जब हम देख रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे भी उन ग्रहों को नहीं तब नहीं। अच्छा, तो फिर लेकिन जैसे अगर सपोजिंगली चाहे कोई भी ऑब्वियसली अपने घर पे तो हर राशि जो है बेस्ट ही है, तो जो हाउस अगर खाली है तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई हाउस किसी का खाली है तो उसमें तो बेस्ट ग्रह आएगा, तो वो तो अच्छा है उसका। नहीं, मैंने ये कहा कि राशि का मतलब ये हुआ कि लाल किताब की जो राशि होती है ना, 1 2 3 4, उस राशि के मालिक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मतलब जैसे अगर एक पहले घर का जो भी राशि मालिक होगा, तो वो हम्म। तो अपने घर के लिए अच्छा ही करेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही कह रही थी, अगर घर खाली है और तो उस हाउस का जो भी रिजल्ट है, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नहीं नहीं, फिर उसमें जो है ना, हम उस प्लेनेट की भी स्थिति देखेंगे ना, कि जिस राशि के मालिक को हम वहां पे स्थित कर रहे हैं, वो किस पोजीशन में हम्म। बैठे, अच्छा, फिर वहां किस हिसाब से प्रिडिक्शन होगी? वहां के हिसाब से भी फिर predict- पूरा देखा जाएगा कि जैसे मैंने मान तो सर जितना भी। फर्स्ट हाउस खाली है, आपने मंगल को वहां पर हाँ लिया, ठीक है। जी। तो मंगल की राशि एक होती तो आपने मंगल को लिया वहां पर। लेकिन जी। अगर मंगल बद हो रहा है ना, तो वो मंगल बद के हम्म। रिजल्ट आएंगे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए। अच्छा, मतलब उस इंसान के अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत होगा। बस सर अभी जितना देखा है तो कहीं ना कहीं से तो सारे ही ग्रह खराब होते ही है, चाहे टक्कर पड़ के हो, दृष्टि पड़ के हो, या कुछ भी रीजन से हो, तो ग्रह तो सारे ही खराब हो जाते हैं। हम्म। तो फिर तो रिजल्ट तो फिर खराब जाएगा फिर उस तो घर में। जिसके जो जो प्लेनेट खराब हो रहे होंगे ना, तो उसके खराब रिजल्ट मिल भी रहे होंगे उसको। ऐसा सर नहीं है कुछ कि कुंडलियां ऐसे अगर खराब हो भेजना रहा है कि तो जिसमें प्लेनेट के अच्छे रिजल्ट। भी हैं क्योंकि सोनी मैम का देखा तो उनका भी, आपने मुझे बोला कि अपना देखना, मैंने देखा मुझे भी उसमें सारे ही प्लैनेट्स ऐसे दिख रहे हैं। तो मतलब मुझे देखनी है कुंडली लेकिन की। आपके प्लैनेट अगर किसी वजह से खराब दिख रहे हैं, तो उस प्लैनेट के कारक तत्वों के हिसाब से सोचो ना, कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है, क्या घरों के हिसाब से और प्लैनेट के हिसाब से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो ये भी कल देखते हैं। ठीक। ठीक है। अब कुछ रूल्स और हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे बृहस्पति अगर किसी भी हाउस में अकेला बैठा हुआ है, तो अकेला बैठा हुआ बृहस्पति कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। कितना अच्छा रूल है। सब लोग कह रहे थे ना कि मेरे सारे प्लैनेट खराब है। बृहस्पति अगर कुंडली में किसी भी हाउस में अकेला बैठा हुआ है, तो वो कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। थोड़ा बहुत इंसान परेशान होगा, थोड़ा सा दबके रहेगा, परेशानी भी आएगी, लेकिन उसके अंदर इतना ज्ञान होगा कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। किसी तरीके से दुनिया से जूझता हुआ लड़ता हुआ किनारा पा ही लेगा, खराब नहीं होगा। प्रॉस्पेरिटी खराब नहीं होगी उसकी, बहुत बुरी स्थिति में नहीं आएगा। जिसका बृहस्पति अकेला बैठा होगा, जिसका सूर्य अकेला बैठा होगा, ऐसा इंसान बड़ा मेहनती होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, और उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अकेला सूर्य जब भी बैठा होता है कुंडली में। अकेला चंद्रमा अगर कहीं पर बैठा हो, तो ऐसा इंसान बहुत ही दयावान, बहुत दयालु, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो तुरंत अपनी गलती मान लेगा, सिचुएशन को समझेगा और सिचुएशन के हिसाब से काम करेगा। अकेला चंद्रमा अगर बैठा हो कुंडली में। अकेला मंगल अगर कुंडली में कहीं बैठा हो, तो ऐसे मंगल को बोला जाता है चिड़ियाघर का शेर। अकेला मंगल अच्छा नहीं होता। ये ऐसे मंगल वाले अपने आप में ही उलझे रहते हैं, हिम्मत दिखा के आगे नहीं बढ़ पाते। एनर्जी बहुत होती है, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पाते, हिम्मत दिखा के आगे नहीं बढ़ पाते। अकेला बुध किसी का कुंडली में बैठा हो, तो ऐसे लोग लालची बहुत होते हैं। लालच के चक्कर में आप उनको कोई भी चीज बता दो कि यहाँ पर आपको ये चीज मिलेगी, तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहीं भी भटकते रहते हैं लालच के चक्कर में। उनको आप कह दो कि
100 किलोमीटर जाके जो है ना, एक मैप उनको पकड़ा दो और कह दो कि यहाँ पर गड्ढा आप खोदोगे और यहाँ पर आपको ये चीज मिलेगी, तो एक बार वो अजमा जरूर लेंगे जाके। अकेला शनि अच्छा होता है, अगर अकेला शनि कहीं बैठा है अच्छा होता है। और अगर सूर्य के साथ में अगर बैठा हो तो ऐसा शनि बिल्कुल हवाई ख्यालात वाला ऐसा इंसान हो जाता है, मतलब फालतू की चीजें वो सोचने वाला, सिर्फ प्लानिंग बनाने वाला, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता फिर। अगर सूर्य के साथ में बैठा है, अकेला अगर शनि बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अकेला अगर राहु बैठा है तो राहु भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। राहु कुंडली में हमेशा अकेला हो तो ज्यादा अच्छा है, किसी भी हाउस में बैठा हो कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा, अकेला होना चाहिए। हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है वो, हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत होती है ऐसे इंसान के पास में, अगर अकेला राहु कुंडली में बैठा। और अगर अकेला केतु बैठा है तो राहु के सारे पे चलेगा, राहु जैसा कुंडली में बैठा होगा उसी तरीके का केतु फल देगा, केतु अगर कुंडली में अकेला बैठा है। और अगर वीनस शुक्र अगर अकेला बैठा है, ये भी खराब रिजल्ट कभी नहीं देगा। वीनस भी अगर अकेला बैठा है कहीं पर भी, ये भी अच्छे रिजल्ट ही देगा। बृहस्पति जब खराब होता है ना तो अधिकतर जो है लोगों के बाल झड़ जाते हैं, खासकर पीछे के ये चोटी वाले जो बाल होते हैं ना, वो झड़ जाते हैं। बृहस्पति खराब के सिम्टम्स यहाँ से आना शुरू होते हैं। अचानक से इंसान जो है ना वो माला पहनने शुरू शुरू कर देता है गले में, मोटे मोटे माला पहनने का शुरुआत कर देता है। और ज्ञान से उसको दूर 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 तक वास्ता नहीं होता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, एक तरीके से शिक्षा खत्म हो जाती है जिसका बृहस्पति खराब होने लगता है। तो ऐसे लोगों को जिसका बृहस्पति अगर खराब हो भी रहा है तो ऐसे लोगों को शरीर में सोना पहनना चाहिए, गोल्ड को धारण करना चाहिए। और जिनका भी बृहस्पति खराब होता है, एक सिम्टम्स और है उनका, उनकी नाक कभी सूखी नहीं रहती है, हमेशा गीली रहती है। मतलब कहने का मतलब उस इंसान को जुकाम लगातार बना रहता है जिसका बृहस्पति खराब होता है। इसी तरह सूर्य के सिम्टम्स हैं कुछ, जैसे सूर्य अगर कुंडली में खराब हो रहा है तो आदमी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, बॉडी की बोन्स में दर्द होता है, ऐसे लोगों को अंगड़ाई आना बंद हो जाती है जिसका सूर्य खराब होने लगता है, मसल्स उनकी कमजोर होने लगती हैं, और मुंह में बार बार पानी आने लगता है। जैसे मुंह में बार बार पानी बनने लगे तब भी ये सूर्य खराब होने की निशानी होती है। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मीठा खा के पानी पीते रहना चाहिए। कोई भी काम अगर स्टार्ट करें तो पहले मीठा खा लें, उसके बाद पानी पिए, उसके बाद काम स्टार्ट करें। तो इनके अंदर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस की भावना जबरदस्त रहती है, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कोई भी काम करने में। और जब चंद्रमा खराब होता है तब तो शरीर का पानी खराब हो गया एक तरीके से, और अगर पानी खराब हो गया शरीर का तो सारी चीज खराब हो जाती है। मकान में दीवालों में क्रैक्स आने लगे, वो भी चंद्रमा खराबी की ही निशानी होती है। गाड़ियों का आपका बार बार एक्सीडेंट होने लगे, ये भी चंद्रमा खराबी की निशानी होती है। मेल फीमेल आपस में सेक्सुअल रिलेशन ना बना पाए, उसमें कमी हो, वो भी चंद्रमा खराबी की निशानी होती है। क्योंकि बॉडी का पानी जब डिसबैलेंस होता है ना तो सब चीज खराब हो जाती है। वीनस जब खराब होता है, वीनस खराब होने के सबसे जो पहले सिम्टम्स आते हैं, वीनस क्या है, आपका अंगूठा है, तो अंगूठा को दबाने पे ये जो चट की आवाज आती है ना, ये आना बंद हो जाए, चाहे जितनी तेज आप दबाओ। जिनका वीनस खराब हो जाता है ना उनकी चट की आवाज नहीं आती, अंगूठा दर्द होने लगता है। आप वहीं से जान लो कि वीनस खराब होने लगा, अंगूठे में चट की जो इसको दबाने पे आवाज आती है ना, वो नहीं आती है। तो अगर वीनस जिसका खराब हो रहा हो तो ऐसे लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए, अपने जीवन साथी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, अपने आप को खराब नहीं दिखाना चाहिए लोगों को, तो वीनस उससे अच्छा होता है। मंगल खराब अगर हो तो बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम आने लगती है ना, बच्चे पैदा होने के बाद में मर जाएं,
या बच्चा पैदा करने के ताकत खत्म हो जाए इंसान की, आंखों की पावर खत्म हो जाए, पेट खराब रहने लगे, और अ, इंसान के अंदर, मेल के अंदर वीर्य बनना बंद हो जाए, ये भी मंगल खराबी की निशानी होती है। तो मंगल अगर किसी का खराब हो रहा है, तो ऐसे लोगों को एक सफेद रंग का सुरमा आता है, वो आंख में लगाएं तो वो मंगल पे सीधे असर डालता है। कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, कौवे को मीठी रोटी खिलाएं। जो सफेद सुरमा होता है वो मंगल को स्ट्रांग करता है, और जो काला सुरमा होता है ना, वो शनि को स्ट्रांग करता है, वो डिप्लोमेटिक बनाता है, चुस्ती और चालाकी के गुण देता है। और सफेद सुरमा जो होता है, जो मंगल से रिलेटेड है, वो आपकी मसल्स को मजबूत करता है। ये दोनों में अंतर है, वो काला सुरमा शनि का होता है, सफेद सुरमा मंगल का। बुध अगर कुंडली में खराब हो तो दांतों की समस्या आने लगती है, दांतों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, मुंह से बदबू आना, दांतों से समस्या होना, किसी भी खुशबू का पता न चलना, बुद्धि आपकी खराब हो जाना, दिमाग सही जगह पे ना लगना, और सही चीज को ना सोच पाना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये सब बुध खराब की निशानी होती है। सूर्य शनि की जब युति होती है ना, इसको लाल किताब में बोला जाता है खाली बुध। मतलब जोश तो होगा, लेकिन उस जोश के बदले आपको परिणाम कोई नहीं मिलेंगे, फल कुछ नहीं मिलने वाला। सूर्य शनि की युति, जोश तो बहुत होगा, लेकिन उस जोश से किया हुआ काम जो है वो असर नहीं डालेगा। आप पूछ रहे थे ना कि अभी फर्स्ट हाउस में जैसे खाली हो या सेकंड हाउस खाली हो, तो क्या सिर्फ राशि से मतलब देखा जाएगा? तो राशि के अलावा अगर फर्स्ट हाउस में मान लीजिए ब्लैंक है, तो मैंने आपसे कहा कि मंगल को देखो, मंगल डिसाइड करेगा फर्स्ट हाउस के गुण। लेकिन साथ में आपको जुपिटर के और शनि, इनको भी, इन प्लैनेट को भी देखना होगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल, गुरु और शनि, ये तीन प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, तो आपका लगन बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत समृद्ध होता है हर मामले में। मंगल, जुपिटर और शनि फर्स्ट हाउस को देखने के लिए। इसी तरह सेकंड हाउस में मैंने वीनस को आपको बताया, लेकिन शुक्र के साथ साथ ये बृहस्पति का भी घर है, तो शुक्र के साथ में बृहस्पति भी बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तो दूसरा घर अपने आप अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो दूसरा घर अपने आप खराब हो जाएगा। दूसरा घर खराब होने के लक्षण आप जान ही रहे हैं, फिर क्या क्या होगा। तीसरे घर में मैंने आपको बताया कि बुध को देखना है, लेकिन बुध के साथ में ये मंगल भी यहाँ के कारक हैं। तो बुध के साथ में मंगल और शनि दोनों को देखना है। अगर कुंडली में बुध, शनि और मंगल, ये तीनों अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपका थर्ड हाउस के रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे, थर्ड हाउस कभी खराब नहीं जाएगा। फोर्थ हाउस को देखने के लिए मैंने चंद्रमा बताया, लेकिन चंद्रमा के साथ साथ सूर्य को भी देखना है और बृहस्पति को भी देखना है। तो कुंडली में फोर्थ हाउस की प्रेडिक्शन जब भी आप करेंगे, तो कुंडली में चंद्रमा जिस पोजीशन में होगा, सूर्य जिस पोजीशन में होगा, बृहस्पति जिस पोजीशन में होगा, उसी के अनुसार प्रेडिक्शन करेंगे। अगर तीनों प्लेनेट खराब स्थिति में है, तो फोर्थ हाउस के सारे गुण खराब, मतलब घर की सुख शांति बिल्कुल चली गई। और अगर मान लीजिए बृहस्पति अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा खराब है, तो बहुत बुरी हालत नहीं होगी, बहुत बुरी स्थिति नहीं होगी। वो उस हिसाब से देखेंगे कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा में से कौन से प्लैनेट सही है, कौन से खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। इसीलिए इसी तरह खाना नंबर 5 में सूर्य की राशि है, सूर्य से हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको बृहस्पति को भी नहीं भूलना है। सूर्य, बृहस्पति और राहु और केतु को भी देखना होगा कुंडली में कि किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु की पोजीशन ये सूर्य की प्रेडिक्शन को निर्धारित करती है कि राहु कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। और केतु, अगर केतु बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में है, तो केतु अपने आप अच्छे रिजल्ट देगा। तो सूर्य, बृहस्पति, राहु और केतु,
इनको भी देखना बहुत जरूरी है जब फिफ्थ हाउस की हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस के बारे में जब भी जानना हो तो इन चार प्लैनेट को देखना है। सिक्स हाउस में की पोजीशन अगर जानना हो तो पापी ग्रहों को देखना है कि पापी ग्रह किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। पापी ग्रह अगर खराब हो रहे हो टक्कर से, चोट से, तो सिक्स हाउस के रिजल्ट अपने आप खराब हो जाएंगे। सिक्स हाउस के रिजल्ट खराब होंगे मतलब इंसान को बीमार बना देंगे, पैसे की स्थिति खराब हो जाएगी उसकी, उसके मामाओं की हालत खराब हो जाएगी, माँ खानदान के लोग, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, सोच खराब हो जाएगी, गहराई से सोच नहीं पाएगा वो इंसान। तो पापी ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है सिक्स हाउस की प्रिडिक्शन जब कर रहे हो। पापी ग्रह कौन से भाई? शनि, राहु, केतु, बुध, केतु। शुभ ग्रह हो यहाँ पर अगर होते हैं सिक्स हाउस में, हम्म। इंसान से मेहनत बहुत करवाते हैं। लेकिन अगर अशुभ प्लेनेट पापी ग्रह यहाँ पर होते हैं तो कम मेहनत में इंसान काम निकाल ले जाता है अपना। ठीक है। बुध, शुक्र, केतु अगर अच्छे हैं तो ऐसे इंसान की अकल अच्छी होती है। लेकिन शुक्र यहां पर होगा, केतु यहां पर होगा, तो मामा की स्थिति खराब हो सकती है। वो प्लेनेट की नेचर को देख के हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज की हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस में दो प्लेनेट की एनर्जी होती है, बुध की और शुक्र की। शुक्र को चक्की का निचला पत्थर कहा जाता है, बुध को ऊपर वाला। तो अगर कुंडली में शुक्र और बुध की पोजीशन अच्छी है तो सेवेंथ हाउस खाली भी है ना तब भी उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप कह सकते हो इस व्यक्ति के रिलेशनशिप भी अच्छे हैं और इस व्यक्ति का व्यापार भी अच्छा है। इसी तरह एर्थ हाउस मंगल और शनि का होता है। तो मंगल, शनि और चंद्रमा की स्थिति, इन तीन प्लैनेट की स्थिति देखनी होगी एर्थ हाउस की प्रिडिक्शन करनी होगी। मंगल, शनि। एर्थ हाउस की अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एर्थ हाउस के बारे में जानना है, तो मंगल, शनि और चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा। अगर ये तीनों प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है तो एर्थ हाउस से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नाइन्थ हाउस बृहस्पति का है, मतलब आपके बुजुर्गों का है, बुजुर्गी शान जिसको बोलते हैं नाइन्थ हाउस को। तो बृहस्पति को देखें। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है तो नाइन्थ हाउस भी खराब होगा। ये खाली घरों की बात बता रहा हूं मैं, यहाँ पर प्लैनेट हम्म। होंगे रूल्स पर दूसरे हो जाएंगे। तो प्लैनेट हम्म। के हिसाब से उस घरों के रूल्स लगेंगे। नाइन्थ हाउस खाली है और इसके रिजल्ट को हमको देखना है तो बृहस्पति को देखना होगा। बृहस्पति किस पोजीशन में बैठा हुआ है। बृहस्पति अच्छा है तो नाइन्थ हाउस अच्छा हो। टेंथ हाउस जो होता है ना वो पिता के घर का भी होता है और अपने काम का भी होता है। और 10वें घर में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं ना वो सबकी होते हैं, अच्छे भी रिजल्ट दे सकते हैं, खराब भी रिजल्ट दे सकते हैं। और टेंथ हाउस से फादर की घर की स्थिति को जाना जाता है, मतलब पिता के भाई, बहन, इन लोगों के बारे में, मतलब जैसे उस कुंडली वाले की बुआ वगैरह। और अगर राहु, केतु, बुध और शनि, अगर ये प्लैनेट अच्छे हैं और टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तभी टेंथ हाउस के रिजल्ट को अच्छा माना जाएगा। क्योंकि शनि की बुद्धि है बुध, शनि की जो बुद्धि है वो बुध से चलती है, और शनि के हाथ पांव है राहु, केतु। इसलिए यहाँ पर राहु, केतु और बुध की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। शनि का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो बुध की दिमाग से सोचता है। 11वें घर में अगर रिजल्ट देखना है तो शनि और बृहस्पति अगर अच्छे हैं तो लाभ बरसेगा, खूब लाभ आएगा। 12वां घर होता है खर्चे का, बिस्तर के सुख का, मोक्ष का घर, सपने देखने का घर। विदेश यात्रा। तो यहाँ पर बृहस्पति, शनि और राहु, इनका अच्छा होना कुंडली में बहुत जरूरी है। बृहस्पति का ये घर है, राहु यहाँ के कारक हैं, और शनि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं 12वें घर में। तो इन तीन प्लैनेट का रिजल्ट देखना, पोजीशन देखना, किस पोजीशन में ये बैठे हुए हैं,
तब हम 12वें घर के रिजल्ट को खाली, अगर 12वां घर खाली है तो हम